ताकत की देवी दुर्गा काली है, तो हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, तो हमको तीनों देवियों को पटाना पड़ेगा। तो मेरा मन किया कि मैं खींच के काम करूँ, क्या मतलब तो पटाना पड़ेगा। अरे भले की बात जब सोचने पर मैं आई, मैंने देखा कि तीनों देवियों की कोई संतान नहीं है। लक्ष्मी के कोई जेनेटिक बच्चे नहीं है, काली के कोई जेनेटिक बच्चे नहीं है, सरस्वती के कोई जेनेटिक बच्चे नहीं है। ये स्वतंत्र स्त्रियां हैं, अगर होंगे भी तो उनका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका वंशवाद पैंथियन में घुस गया, उनका वंशवाद उन तक सीमित है। उनके बाद उनके बच्चों ने जो किया होगा, अगर उनके बच्चे होंगे। यही चीज़ मुझे बड़ी कवियत्रियों में भी नजर आई। नजर जो हमारी कश्मीर की कहती है, नजायज न प्यारस न है न शौक, न मैंने पैदा किया न दूध पिलाया और न हल्दी और सौंफ का मिला हुआ दूध दिया। इसी तरह मीराबाई है, रात मात बंद रात आपना लखनऊ छाड़ दे की काली पूरी उनकी लज्जा मैंने छोड़ दिया जो सो गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्त्री को हम पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाए तो हम रोका लगते हैं, फिर हम 10 तरह की गालियाँ निकालने लगते हैं, 10 तरह की बात करने लगते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फाइन क्यों करके रखिए कि इन देवियों को ऑटो नहीं करा है, बल्कि उसकी पूजा करते हैं। लेकिन क्यों करा है? इसलिए करा है क्योंकि वो असर की वजह से आपको दिखाती हैं कि असली ताकत क्या है। असली ताकत ये नहीं है कि आप जब करके किसी का सिर काटिए या किसी तरक्की रोक दीजिए या किसी की लंगी देकर के सड़क पर गिरा दीजिए। असली ताकत ये है कि आप निर्माण कीजिए, नई चीज़ बनाइए, आप एक जीवन को जन्म दीजिए। तो इसलिए औरतों का जो ये आत्मविश्वास दिखा हुआ है, धीरे धीरे रिस्टोर तो हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मध्य वर्ग की पढ़ी लिखी लड़कियों में ही महानगर की पढ़ी लिखी औरतों में है, जो कि हमारी कुल महिला आबादी की सिर्फ 2%। तो हम जहाँ भी देखें हमको लग दिखता है कि अभी भी जो मुख्य गेट है ताकत के या हुनरमंदी के, सब पर पुरुष ही ज़्यादा नजर आएंगे हमको। आप पंचायतों में आप देखिए कि पुरुष हैं। कल मेरी ऊबर वालों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब आपके गाँव में स्मार्टफोन्स पहुँच गए हैं, इतना आसान हो गया है। मैंने कहा पहुँचना एक बात है, महिलाओं की हम तक पहुँचना दूसरी बात है। यहाँ भाग पंचायतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि टीनेजर्स को आप लड़कियों को फ़ोन मत दीजिए, वो अपने बॉयफ्रेंड बना लेंगे, बॉयफ्रेंड से बात करेंगे। औरतों के फ़ोन उनके हस्बैंड आके चेक करते हैं कि इन्होंने हमारी एब्सेंस में किस से बात की। तो इसलिए सूचना संचार क्रांति में वो कह रहे थे कि हाउ डू वी इंटरेस्ट वीमेन। पहले तो आप उनकी एक्सेस सुनिए। अगर आप इस तरह से चलेंगे कि आप औरतों को एक्सेस देंगे ही देंगे, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तब फिर जाकर के समाज में रंजन हुई कि हाँ भाई, जैसे मकान की रजिस्ट्री है, औरत के नाम भी संयुक्त रजिस्ट्री हो तो आपको 6% छूट मिलती है। तो इसी तरह से अगर स्मार्टफोन खरीदने वाले को ये कहीं लिखित में देना पड़े कि वो उसके घर की लड़कियों और औरतों की इक्वल एक्सेस हो, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ शुरुआत इस तरह की सोची जा सकती है। और इसी तरह से और भी चीज़ों में होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर गेट कीपरी का काम है, वहाँ वहाँ औरतों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि उनकी भी हमको राय और उनकी आंखों देखी खबरें भी हमको मिलती हैं। मीडिया में कुछ हद तक ये हुआ है, लेकिन वर्नाक्युलर मीडिया में नहीं हुआ है। वहाँ फिर समाज आड़े आता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे अपने परिवार में भी बहुत विरोध हुआ कि हिंदी वाले को पति अजीब किस्म के होते हैं और बड़े उनके खराब नाम हैं और कैसे उनके साथ बैठोगी, कैसे उनको करोगी। कुछ बिल्कुल खोज बात। मुझे लगता है वर्नाक्युलर स्पीकिंग मेल्स हमारे देश के होते हैं, वो अंग्रेज़ी बोलने वालों से किसी कदर ज़्यादा ज़हीन भी हैं और सतह भी हैं औरतों के लिए, क्योंकि वो औरतों वाली परिवारों में बड़े वो इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं कि औरतें उनके साथ खुल के बात करें और उनको पूरा जानकारी बिना दाग लपेट के दें, उनके कंधों पर सिर रख के जाए, वैसे होने वालों को करके। तो ये मैंने भी मेरा जीवन भर का अनुभव है कि मैंने हर जगह क्लास सीरीज होती है,
बतौर एडिटर के, बतौर चेयरमैन के, और जहाँ जहाँ मेरा सामना पड़ा है लोगों से, यहाँ तक कि IAS ऑफिसर्स के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में भी मैंने देखा कि जो लड़के वर्नाक्युलर मीडियम स्कूलों से आए थे, भारत के किसी भी स्टेट से, वो ज़्यादा पकड़ते थे इन बातों को जब उनकी महिलाओं पर रिपोर्ट लिख रहे थे कि गाँव की औरतों की क्या दशा है, या गाँव की औरतों को क्या करने से क्या हो सकता है, या उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वो रही हैं, ज़मीन पर रही हैं, उनके बीच बड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अपनी माँ को रुपये बनाते हुए देखा है, उन्होंने खुद अपनी अक्का को घर जा करके चक्की पीस करके इडली डोसा बैटर बना के पैसे लाते हुए देखा है। तो इसलिए उनको एक ज़मीनी समझ होती है। हमारे यहाँ हो ये गया है अनफॉर्चुनेटली कि एक तंत्र हम लोगों के सिर के ऊपर जाल जैसा बन गया है, जिसमें लोगों की आपसी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और नीचे की बातें बहुत कम ऊपर जाती हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा भागीदारी वर्नाक्युलर स्पीकिंग लोगों की लोकतंत्र में होगी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उतना समान होगा। अब देखिए, जब इमरजेंसी हटी थी और जब कोalition गवर्नमेंट्स बनी थी, बहुत सारी बड़ी पॉलिसीज उसी वक्त आ गई थी, फिर बाद को जाकर के वो अपने रंग परवान चढ़ी, लेकिन हमारे यहाँ की बहुत सारी बड़ी पॉलिसीज तब हुई थी जबकि कोalition गवर्नमेंट्स थी और कोalition से बातचीत हो रही थी। और कोalition का मतलब ही हिंदुस्तान में है कि ज़मीनी नेताओं से जुड़े हुए तंत्र का खुले 75 सालों में ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है और इससे महिलाओं का भला ही हुआ है, बुरा नहीं। अब आज जो हालात हैं उस पर आती हूँ कि डेली एक्सपीरियंसेस जो हैं औरतों के, चाहे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो या घरेलू मारपीट हो या अदालतों तक पहुँचना, इनमें कानून बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन औरतों तक उसका लाभ नहीं पहुँचता है। मैं बहुत छोटे से पहाड़ी शहर अल्मोड़े से आती हूँ। अब वहाँ हमारी कई पीढ़ियाँ रह चुकी हैं, पुराने पुश्तैनी घर हैं, बढ़ रहे हैं हर जगह। तो लोगों का ये कहना था कि किसी भी घर में घर की लड़की को हिस्सा नहीं देते हैं। तो मैंने कहा बड़े बड़े घर हैं, पुराने पुश्तैनी घर हैं, तो मैंने कहा कि अब तो कानून बन गया है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई बहन ऐसी नहीं जो भाई के खिलाफ अदालत में खड़ी हो। बताइए, अगर ये गुण मान लिया जाए तो भला किस तरह से काम चले। तो इसलिए इस मानसिकता को भी कहीं ना कहीं पर इसमें कुछ लोग की जरूरत होगी। और उन्होंने कहा कि अच्छी कोई की लड़नाएँ अपने भाइयों के, अपने परिवार के खिलाफ अदालत, हमारे घर की बहू में बेटियाँ अदालत में नहीं जाती, तो बच्चों को अपने बहू की जाएगी, उनको आटे दाल के भाव पता चले कि मका तो एक NGO को दाल में दे दिया, अपना छुट्टी इससे नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी राइट्स औरतों को कागज़ को मिले हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर इस्तेमाल इस शॉर्ट सर्किट से किया जा रहा है, कहीं अपने भाई के खिलाफ अदालत में पहुँचा। और अगर जाते हैं तो इतना प्रचार किया जाता है पूरे समाज में कि देखो एक ऐसी बहन है, लालच में भाई के खिलाफ जाके अदालत चली गई पैसा लेने के लिए, सौ रुपये लालची है। भाइयों में सालों से लड़े बचते आए हैं प्रॉपर्टी के लिए। इतना बड़ा महाभारत का एक 5 गाँवों के लिए लड़ाई है, लेकिन औरतें अगर अपने पिता के घर में विधवा हो और उनके छोटे बच्चे हो, अपने पिता के घर में रहने के लिए एक चौथाई हिस्सा मांगती हैं, तो उनको लालची और पता नहीं क्या कहते। इसके लिए भी औरतों को सोचना होगा। हमारी तो बढ़ गई, अब जो यहाँ बैठी हैं वो सोचें इस बारे में कि ये क्यों। जो चीज़ मुझे आज चिंता दे रही है वो ये कि हमारे राष्ट्रीय ताज़ा अनुभव में औरतों की बेरोजगारी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा हो गई। हम लोगों ने 1989 में रिपोर्ट बनाई थी श्रम शक्ति की, जिसमें ये दिखाया था कि 90% औरतें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का मतलब ये है कि लेबर बोर्ड में आपकी कोई पहुँच नहीं है। इसके अलावा आपको पता नहीं कि आपको किसने एम्प्लॉय किया। कहीं पर कोई इमारत बन रही है, आपके गांव में कोई मुकादमा आएगा, पूरे परिवार को उठा करके ले जाएगा, 10-12 परिवार गाँव में जाकर बिल्डिंग का काम करेंगे, चौकीदार बैठे रहेंगे। औरतों को पता नहीं वो भी काम कर रहे
लेकिन उनको वेजेस कम मिल रहे हैं। डेली वेजेस में हर जगह हमने पाया है पुरुष को ज़्यादा और औरतों को। ठेकेदारों से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई ये यंग लड़कियाँ हैं, बूढ़ी औरतें 10 से गाड़ी का काम नहीं कर सकती, यंग लड़कियों को रखते हैं, जिससे दूध पीते बच्चे होते हैं उनको 2.5 घंटे में छुट्टी चाहिए। हमने कहा कागज़ों में तो लिखा हुआ है कि क्रेश बनानी चाहिए आप लोगों को, अगर आप औरतों को एम्प्लॉय करते हैं। जी उनको क्रेश पसंद नहीं, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे उनके आँख के सामने। औरतों से पूछो तो उनको काट देती, उनको अपनी नौकरी जाने का डर है। तो कोविड के दौरान इस वर्ष की बहुत सारी करोड़ों महिलाएं रोजगार हुई हैं और उनको रोजगार कभी नहीं मिलता। खेती आप जानते हैं सिकुड़ रही है, खेती सबसे अधिक रोजगार औरतों को देती है, खेत मजदूरी कम हो रही है, खेत मजदूरों की तादाद बढ़ रही है। तो जस्टिस लीला सेठ ने एक जगह अपनी कथा में लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट ट्रू इक्वालिटी। असली बराबरी को समझना और उसकी तारीफ करना कठिन है। देयर आर नो डेफिनेट पैरामीटर्स, इसकी कोई सीमा रेखाएं नहीं हैं। और माइट हैव बीन जस्ट एंड फेयर अ सेंचुरी अगो अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज नो लॉन्गर जस्ट एंड फेयर। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले से कहा जाता था कि मेरे पति के हाथ में तारा नाम होगी, पति के हाथ में तारा नाम गलत कहते हैं, सबको स्वीकार होनी चाहिए। लेकिन आज देयर आर डेफिनेट लॉज, इसके खिलाफ कानून है, मैरिटल अब्यूज़ के खिलाफ कानून है, डोमेस्टिक अब्यूज़ के खिलाफ, डाउरी के खिलाफ कानून है। लेकिन यही है कि कानून होना और कानून तक पहुँच होना दो अलग बात है। औरतों की पहुँच कैसे बेहतर आए इसके बारे में अब हमको सोचा जाए। जितने भी प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखा जाए, जितने भी कानून बने हैं औरतों को उनके हक दिलाने के लिए उनको देखा जाए और ये पड़ताल की जाए कि कहाँ पर बॉटलनेक बन रही है। क्या माशरे में है कोई जगह ऐसी, उसको किस तरह से बदला जाए, क्योंकि जब सरकार की इच्छा होती है ना तो किसी तरह से करवा लेती है। लेकिन ये है इसके लिए सरकार में भी माशरे में भी बहुत जगह इच्छा होनी चाहिए कि आपको तब्दीली लाइए। तो इसलिए इंटरवेंशन, संयुक्त इंटरवेंशन होना चाहिए। पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल जो इनके छोटे शहरों के और गाँवों के जो प्रतिनिधि हैं वो अगर परिवारों के प्रतिनिधियों से और औरतों से मिल करके बात करें इस पर तो कई राहें निकल सकती, क्योंकि 300 ट्रिलियन की आमदनी की बढ़ेगी जो ये औरतें दे सकती हैं हर साल। तो ये अपने लिए ही नहीं, देश के लिए भी जीडीपी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जो रियलिस्टिक कंडीशंस हैं, जो असलियत है, ज़मीनी असलियत है, उससे वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए भी, पॉलिटिशियंस के लिए भी। और अगर वो वाकिफ ना हो तो उनको आँख में उंगली डाल करके जताना बहुत ज़रूरी होता है। जो पर्सनल प्रेजुडिसेस हैं, जो माइंड सेट है, उसकी वजह से औरतों पर सब्जुगेशन। अगर आप एक तरफ से तमाम तरह के बड़े बड़े बंदे बना के वहाँ पर इतना प्रचार कर रहे हैं कि हम धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके एक मंत्री कह रहे हैं औरतों को बटाना पड़ेगा, तो क्या किया ऐसे शब्द समान ये रहना चाहिए। तो ये है कि इन बातों को फौरन ले करके और उसको प्रचार किया जाना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक लेवल पर औरतों का दोहन करें, शोषण करें और दूसरे लेवल पर जब वो अपना हक मांगने के लिए जाए तो आप परेशान करें। तो इसलिए हम लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। हमको ये याद रखनी होगी कि कोई भी सरकार लोगों की प्राइवेसी को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाधित करने का हक नहीं रखती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये इंश्योर कर रखा है। लेकिन इन इंडिया वी स्टिल हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और खासकर औरतों के मामले में आप देखिए सोशल नेटवर्क पर अगर औरतें खुल करके ट्विटर पर या किसी भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कुछ नहीं है, किस तरह उनका वाहियात उनके साथ शुरू किया जाता है, किस तरह से उनको गाली गलौज होती है। अब जब सरकार का खुद बार हुआ है कि उनके ऊपर भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, तब वो कह रहे हैं कि ये रोज पर बंदिश करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पैरों में तो दिवालियाँ बहुत दिन से पिटी हुई थी, लेकिन अब जब
ताकतवर लोगों को भी ये सबूत मिल रहा है तो उनको जागृति आएगी और इसमें विश्व को शायद। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि मीडिया की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि मीडिया तो मंच है, आपने मीडिया को मंच दे रखा है, उस पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस नियत से आ रहे हैं और जो लोग उनको तनख्वाहें दे रहे हैं या भत्ते दे रहे हैं गाली गलौज करने की, मेरे ख्याल में उन तक हमको जाना चाहिए, उनको आपकी तरह से मॉनिटर ही नहीं, उनको दंडित भी करना चाहिए। De jure, our own law outlaws any Muslim of the right of freedom of expression. व्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19A में है, किसी भी तरह से इसको आप पर हटा नहीं सकते। लेकिन रिपोर्ट्स आती हैं कि चेरी पिकिंग हो रही है, कि इन्होंने मुझे वाहियात बात कह दी, उनको तो बस इतने रिएक्ट करते हैं, लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। उन्होंने कुछ कहा और आपने उसको लिस्ट दे करके, इससे पहले कि उन्होंने रिपोर्ट छपी थी, उनको जेल भेज दी। ये भाई कौन सा न्याय है? ये बुरा न्याय है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे जस्टिस लीला सेठ की मैंने काफ़ी उनकी लिखी हुई किताबें और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए कि दरअसल हमारा न्याय है क्या, न्याय व्यवस्था है क्या। बहुत प्रोग्रेसिव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन एज है उसमें। 19वीं सदी में यूरोप में जो पेज थे वो हमारे यहाँ कब पेश आ रहे थे, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता 200 साल पुरानी है, हमारी सिर्फ 75 साल। तो इसलिए हम अधीर भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर आप लोगों की पीढ़ी को विचार करना चाहिए। तो एक्टिव और फेयर जेंडर रिप्रेजेंटेशन वो इस पर लिखना है बार बार, क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि जब एक 50% पिछड़ी जमात को आप उसके वाजिब हक दिलाएंगे तो अपने आप हाशिए के और लोगों को भी हक मिलने लगेंगे, माइनॉरिटीज़ को भी उनके हक मिलने लगेंगे, क्योंकि बड़ी चेतना आएगी कि अरे हक तो ये है, लेकिन उसको भी मिले, उसको भी मिले, उसको भी मिले। तो हकों के लिए जैसे आज आप गाँव में किसी भी कितनी ही पिछड़े ईस्टर्न यूपी के गाँव में चले जाएंगे, उनसे पूछे कि मिनिमम वेजेस क्या है या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, सबको पता है, सबको पता रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई ज्ञान नहीं, लेकिन ये है कि हमको भरोसा नहीं है कि हमको ये मिल पाएगा कि नहीं। तो इसलिए जेंडर रिप्रेजेंटेशन, इससे ये सुनिश्चित होगा कि तमाम हाशिए के लोग, तमाम हाशिए में गए हुए समुदाय के लोगों को भी उनके हक मिले। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कहते रहे, प्रॉपर्टी राइट्स को सही कराने की स्थिति में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अब मुझे बाबा साहब को दोबारा पढ़ने का ये बात समझ में आ रही है कि मसला सिर्फ दलितों का नहीं था जो वो उठाए, मसला हर समुदाय का था जिसको कई सदियों से दबा के रखा गया है। अब चूंकि डेमोक्रेसी है, सामूहिक जमाना था तो बात हो, अब चूंकि डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए अच्छे आज़ाद ख्याल हुनरमंद की ज़रूरत है। और ये लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं? मेरा निजी अनुभव मीडिया में ये है कि ये छोटे शहरों से, टियर 2 और 3 टाउन से, कई गाँव से हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आज मीडिया में है, टेलीविजन में भी और पोलिटिकल में भी, डिजिटल मीडिया में भी, गाँव में बैठे हुए लड़के और लड़कियाँ भेज रहे। तो इसलिए ताकत वहाँ है, उस ताकत को आप अनलीश तो होने दीजिए, उस ताकत को आप पट्टा खोल करके सामने आने दीजिए। फिर देखिए क्रिकेट में ये हुआ, एक ज़माना था जब क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम हुआ करता था, जब तक आप रेड करके अंग्रेजी न बोले तब तक आपको पता नहीं चलता था। आज जो लोग आते हैं कहते हैं कि मैं सीधे गाँव से, देहात से निकली या छोटे शहरों से निकली और क्रिकेट में आगे और गर्दन खिलाड़ी बन गए। तो ये संभव असंभव कुछ भी नहीं। तो इसलिए लॉज का सही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और उनकी समझ विकसित करना, खासकर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन, ये बहुत ज़रूरी है। कोटास से औरतों की सेल्फ स्टीम बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, गाँव में भी, और इसका फर्क देखा जा सकता है। तो इसलिए अब हमको 3 मिथ्स, उन्होंने 3 हमारे यहाँ बड़े मिथ्स के गुब्बारे हैं जिनमें हमको सुई चुकी है। एक तो ये कि एज एन इलेक्टेड ग्रुप जितनी भी महिलाएं हैं वो पार्टी के हेड के सामने सबऑर्डिनेट है,
ऐसा नहीं। लोकतंत्र में पार्टी का हर चयनित मेंबर बराबर का वजन होता है, तो इसलिए उनको अपना वजन खुद संभालना होगा। मैंने हनुमान को जामवंत ने नहीं सलाह दी कि काश जो साध रहे बनवाना इतना बल होते हैं भी लोग अपने गरीब और से जो गाय क्यों रहते और तो हनुमान जो हमारे मार्च ने गाय विलेज कम्युनिटी जंगल में रहने वाले आदिवासियों को यही तो शराब ले फिर भी इस भावना से छुपे रहते हैं। भानु ने सलाह दी कि भैया ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, लगोगे तो पिछले जाओगे, इसलिए अराइज अवेकन एंड बी फॉरएवर ग्रेट। तो आई थिंक ये दिस इज द मैसेज ऑल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ विच इज वुमेन। दूसरा मुद्दा जो होता है वो ये कि औरतें फिजिकली केपेबल नहीं है बहुत सारे काम करने के लिए पुरुष करते हैं। मैं ऐसे गाँव में गई हूँ जहाँ पर लोगों ने मुझसे कहा कि चाक पर कुम्हार बैठता है, पत्नी चाक को छू नहीं सकती है, वो सिर्फ मिट्टी खोदती है, उस खोदती जो सबसे कष्टकर काम कमों से हाथ से उसको मलती है और चाक पर सिर्फ मर्द बैठता है। तो मैंने कहा भाई क्यों? तो बोली किसी कारण से, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हल पर औरत ने हाथ लगाए ऐसे गांव पहाड़ में हमारे बहुत हो गए हैं जहाँ की मर्द सब पढ़ाई कर गए हैं और घर की खेती संभाल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल रोजगार टाइम मिस हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो मशीनरी आ गई है और जिस तरह की तकनीकी दुनिया में आ गई है उससे घर बैठे काम करना चाहे उसके लिए ताकत नहीं चाहिए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बाहर होकर आप ड्राइव कर सकते, घर बैठे भी अगर आप आपके पास आप काम कर सकते हैं। उसके बायोलॉजी वाला ये मिथ भी नहीं चलेगा। तीसरा मिथ ये है कि औरतों का मूल रोल है फैमिली को पालना, और अगर वो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में या एक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएंगी तो परिवार नहीं बैठेंगे। ये बिल्कुल खोज करें, क्योंकि इस कमरे में जितने भी बैठे हुए हैं सब सुशिक्षित हैं, सब 2-2 दिन काम कर रहे हैं। तो मैं काम करती हूँ, मैंने भी बच्चे पाले, मैंने भी ससुराल में खाया, मैंने ससुराल में मुझे देखभाल की है, बीमार पड़ने का मेरे साथ रात हॉस्पिटल में। तो ये संभव है और औरतें ये करती हैं, काम भी करती हैं। काम करने से सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि देखो आत्मसम्मान बनना है, नहीं तो तुम हर किसी के आगे झुकते हो। मेरे पिता बहुत गरीब घर से और उन्होंने बहुत गरीबी देखी। उन्होंने कहा बेटा मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप शराब पैसा कमाओ, लेकिन इतना कमाओ कि आत्मसम्मान का कभी झुकता नहीं। तो इससे तीसरा मिथ ये है कि औरतें दोनों काम कर सकती हैं, परिवार को भी संभाल सकती हैं, फिर बच्चे तो उन्हीं के हैं, उनके डायरेक्ट फादर हैं तो उससे तो अटैच ही उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं। तब तक कि बच्चे को तैरना नहीं सिखाते हैं तो वो तैरने लगता है। तो इसलिए महिलाएं अगर काम करेंगी तो परिवार टूट जाएंगे, ऐसा नहीं। परिवार बहुत कारणों से संपत्ति के कारण, आपसी भाइयों में लड़ाई के कारण, माता पिता की तलाक से टूटते हैं, औरतों की काम करने से। तो जैसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, उसका कोई छोटा बीज नहीं होता। मेरी जगह में नानी बात करती, मेरी नानी ने डाला था। मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि नानी तुम्हारे साथ अम्बोड़ी में बहुत बड़ा सा कैमरा हुआ था, बागेश्वर तक सबसे नानी लोग गए थे, हमारे मैंने नानी से कहा कि घर की औरतें नहीं आई थी, शादी में हमने गाने सुने थे, बस एक चवन्नी चंदी कीजिए वो महात्मा गांधी हमें और वो नहीं बनाते गाने, टूटे न चलते कतार बनी में जाते रहे चल पाई सब। तो मैंने कहा कि कितने लोगों ने ये सब एक्सपोज हुए पर तुम गई नहीं। तो उनका कहना था कि मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने देखा घर घर में औरों के लड़के भी जाते हैं, क्षत्रियों के लड़के भी जाते हैं, फिर घर आकर के जरूर में छिड़काव करते हैं और फिर कपड़े बदल के फिर खाना खाते हैं। ये क्या है? अगर अब उनके लिए हम ही लोग खिचड़ी पका के खाना पका के रखते हैं, अगर मैं जाऊँगी तो मुझे लगेगा कि कोई मेरे खिचड़ी को खा के रखे, मैं क्यों इन लोगों के लिए खिचड़ी पकाऊँ? ये सब बाखंड है क्या? ये बाजार से खा करके आए। तो वो छुआछूत अस्पृश्यता के पर कटाक्ष कर रही थी कि उस समय हम लड़ाई में लड़
लेकिन औरतों को आपने चूल्हे चौके से बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया था कि आप चलिए, आपको इतना सम्मान मिला हुआ है, आप चलिए इसमें। तो मेरे साथ मना कर दिया। मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि क्या पुरुष अपनी जगह तो गई है, क्या वो किसी और के हाथ का बनाया, लड़की औरतों के बजाय दूसरे के हाथ का बनाया खाना खाएंगे? अगर हाँ तो अभी जाते, लेकिन अगर नहीं तो अगर मुझे खिचड़ी पकानी आराम से घर में बैठ के खिचड़ी पकाऊंगी, आपको देर खाना खुद करूँगी। लेकिन मुझे इस तरह की कोई लड़ाई नहीं लड़नी है जिसमें मुझे भागीदारी में कोई फायदा हो। तो जो अरुणा असर अली ने मुझसे कहा वो चीज़ वही थी जो कि मेरी, और इसलिए हम लोगों को उद्देश्य आखिरी बात हुई कि हमको एक ऐसी राजनीति और नीति चाहिए जो हम डोमिनेट ना करें, जो हम भागीदार बन जाए, किसी भी लेवल पर बन जाए। हमारे मुल्क को देखते हैं, अगर हम बहुत मुसलमान नहीं है नीचे के लेवल पर, लेकिन भागीदारी का एहसास रायशुमारी हमसे पूछा जाए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमको बार बार मिले और पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज़ादी का अमृतकाल आ गया है, लेकिन अभी तो हम बहुत आगे है, इसलिए अभी हमको अमृत वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, हमको ठोस स्वार्थ की बात करनी चाहिए। हमारी भलाई किस चीज़ में, हमारे माशरे की, हमारे परिवारों की, हमारे बेहतरी किस चीज़ में। जब हम ये रियलाइज़ करना शुरू करें